हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अविजन इंस्टीट्यूट। और आज 11th ऑफ फेब का हम डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस आप तक लेकर के आ गए हैं। पहला टॉपिक जो है वो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी से जुड़ा हुआ है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास, मिंट का आर्टिकल आपको नजर आ रहा होगा। तो रिसेंटली जैसा कि आपको पता होगा मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी में कहीं ना कहीं आपको जो है वो बढ़ोतरी नजर आई होगी कि किस तरीके से रेपो रेट्स को बढ़ाया गया है और इन्फ्लेशन को टारगेट करने के लिए। अगर आपने वीडियो कल का देखा है करंट अफेयर्स का जो डेली आ रहा है इस चैनल पे, तो आपने वहां पर बिल्कुल अच्छे से देखा होगा। तो वहां हमने डिस्कस करा था कि आरबीआई ने जो रेपो रेट है अब उस दर को 6.5% पे कर दिया है, ठीक है। और ग्रोथ का जो दर है वो 6.4% का। अब इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं रेपो रेट अगर ज्यादा कर दिया जाएगा तो इन्फ्लेशन को टैकल किया जा सकेगा, ठीक है। डिमांड एंड सप्लाई के कॉन्सेप्ट पे, क्योंकि जब लोगों के पास पैसा ज्यादा रहेगा महंगाई ज्यादा होती है तो लोग उस आइडल मनी को बैंक्स में ला करके जमा कर देंगे, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट होता है आरबीआई का। इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी को बनाई गई थी। मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी बेसिकली उसका काम ही यही है, इन्फ्लेशन को टारगेट में रखना। और टारगेट क्या है, 4% ±2, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि 2% से और 6% के बीच पे होना चाहिए। साथ साथ में ये कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट जो है उसको लेकर के तय करते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लें तो सेक्शन 45ZB आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, चिंता मत करिए। और आरबीआई एक्ट 1934 ये इंपॉर्टेंट है। इस एक्ट के तहत मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी को गठित किया गया है। और ये जो है वो बताता है कि 6 मेंबर की मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी होती है, मतलब टोटल 6 सदस्य होते हैं उसमें। और उसको लीड कौन करता है, तो गवर्नर साहब करते हैं आरबीआई के। 3 जो सदस्य होंगे वो भारत सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, और 3 जो होते हैं वो आरबीआई की तरफ से ही होते हैं, ठीक है। और इसका जो कोरम होता है, कोरम मतलब कि मिनिमम 6 में से 4 मेंबर्स होने ही चाहिए, ठीक है। और ये जो 3 मेंबर्स होते हैं, जो 3 मेंबर्स चुने जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, उनका जो टेन्योर होना चाहिए वो 4 साल होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और रीअपॉइंटमेंट नहीं किया जा सकता। यहाँ पे वही मोटी मोटी बातें आपको नजर आ जाएंगी कि किस तरीके से वो सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। एलिजिबल टू बी रीअपॉइंटमेंट, नन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनीज आर एलिजिबल टू बी रीअपॉइंटमेंट। किसी को भी रीअपॉइंट नहीं किया जा सकता और टेन्योर 4 साल का होता है। और जो गवर्नर होते हैं वो एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन भी होते हैं इस कमिटी के, लेकिन जो फैसला लिया जाएगा वो मेजोरिटी पे लिया जाएगा। इस कमिटी को गठित 2016 में किया गया था आफ्टर उर्जित पटेल रिकमेंडेशंस। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। क्वेश्चन चाहे जैसा भी आए, कोरम हमने देख लिया, 4 मेंबर्स होने चाहिए, वोटिंग वैल्यू भी हमने देख लिया। इन केस अब 6 हैं, अगर वोटिंग 3-3 से बराबर हो जाता है तो फिर उस इक्वालिटी के केस में क्या होगा कि कास्टिंग वोट मिलेगा। और वो कास्टिंग वोट कौन कर सकता है, गवर्नर कर सकते हैं आरबीआई के, मतलब वो दूसरा वोट डालेंगे और वही माना जाएगा फाइनल, ठीक है। और मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी वगैरह को लेकर के जो भी है वो हमने यहाँ पर देख लिया है। इंपॉर्टेंट, इससे से बाहर एग्जाम में नहीं आएगा, तो आपको ध्यान रखना चाहिए ये पॉइंट्स। फिर भी आपको कुछ डाउट रहता है बेसिक इकोनॉमी का भी, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसको लेकर के भी वीडियो आप तक जरूर लेकर के आएंगे। नेक्स्ट आज का जो टॉपिक है, खैर पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी यूपीएससी में ही ये पूछा गया सवाल है 2020 में आपके सामने, कि वो कह रहे हैं कि अगर आरबीआई डिसाइड करती है कि वो एक्सपेंशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी लेती है, ठीक है, एक्सपेंशनिस्ट, ठीक है, 2 होता है, कॉन्ट्रैक्शनरी कम करना, एक्सपेंशनिस्ट बढ़ाना। मॉनेटरी पॉलिसी अगर लेते हैं तो इसमें से क्या आरबीआई नहीं करेगी, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इट नॉट डू, वो क्या नहीं करेंगे। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आप सवाल हल कर रहे हो, सॉल्व कर रहे हो, आप देखो यहाँ पे नॉट पूछा है या नहीं पूछा है। तो पहला है कि इस सवाल को समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट क्या है। तो एक्सपेंशनिस्ट मतलब कि आरबीआई चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास में पैसा हो सके। कॉन्ट्रैक्शनरी मतलब वो चाहती है कि आरबीआई चाहती है पैसा लोगों का वापस आए, बैंकिंग सिस्टम में जमा करे लोग। लेकिन एक्सपेंशनिस्ट मतलब आप लोन्स वगैरह आप लो, आओ और इन्वेस्टमेंट करो। तो इस चक्कर में पहला जो है कि कट एंड ऑप्टिमाइज द एसएलआर। अब अगर वो एसएलआर को कट कर देंगे, एसएलआर जो बैंक्स अपने पास जमा करते हैं, जमा करके जो रखते हैं, अगर वो उसको कट कर देंगे तो जाहिर सी बात है अब बैंक्स के पास में पैसा देने के लिए ज्यादा होगा। तो ये तो वो करेंगे, यानी कि ये आंसर नहीं होगा क्योंकि ये नॉट पूछा है। अगर वो पूछता कि क्या करेंगे तो 1 होता। अब आप एलिमिनेशन अगर लगाते हो आपका आंसर यही आ जाता है, आपको बाकी तो खैर पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ये देखिए आप 1 जहां जहां है आप निकाल दीजिए, आप सीधा का सीधा बगैर दोनों स्टेटमेंट नहीं पता होने के बावजूद भी आप आंसर तक पहुंच सकते हो। खैर यही एलिमिनेशन टेक्निक होता है जो यूपीएससी के पेपर्स में वर्क करता है। बाकी का भी खैर हम दोनों ऑप्शंस देख लेते हैं इस क्लास में। तो
MSF रेट को बढ़ाना। अब जाहिर सी बात है, अगर MSF रेट को बढ़ा देंगे, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, तो बैंक्स का जो दर होगा देने का लोन, तो वो बढ़ जाएगा। अब वो बढ़ जाएगा तो लोग लोन लेंगे क्यों? बोरोवर्स को ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी, यानी कि वो लोन नहीं लेंगे। तो ये बिल्कुल नहीं करेगी RBI, और वही पूछा ही है। तीसरा भी वही है, बैंक रेट को और रेपो रेट को कम करना। अब अगर वो कम करेंगे तो जाहिर सी बात है लोग ज्यादा से ज्यादा आकर के लोन उठाएंगे, इन्वेस्टमेंट के लिए सोचेंगे। तो यही पूरा कॉन्सेप्ट था। फिर भी कुछ डाउट रहे आप इकोनॉमी को लेकर के अगर चाहते हो कुछ डिटेल्ड वीडियो आए तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लेकिन हाँ, उसके लिए बिल्कुल आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा भेजते भी रहना है, क्योंकि ये एफर्ट लगता है और आई होप कि आप उस एफर्ट को अप्रिशिएट करोगे। ठीक है। नेक्स्ट है जू इनसाइड भरतपुर नेशनल पार्क। अब ये भरतपुर नेशनल पार्क चर्चा में क्यों? आपके सामने इंडियन एक्सप्रेस का कटआउट है और ये भरतपुर नेशनल पार्क का कुछ इमेज भी आपके सामने। ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं भरतपुर सेंचुरी है कहाँ पे। तो ये राजस्थान राज्य में लोकेटेड है और दरअसल केवलादेव नेशनल पार्क जो है, जिसको यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी रखा गया है नेशनल के कैटेगरी में, तो उसके अंदर एक जू बनाने की बात करी जा रही है भरतपुर बर्ड सेंचुरी के नाम से। ठीक है। और ये केवलादेव घाना नेशनल पार्क ये बर्ड के लिए बहुत फेमस है। पक्षियां यहाँ पर आपको नजर आ रही होंगी और किस तरीके से वहाँ केवलादेव टेम्पल भी है। ठीक है। और कहीं ना कहीं ये बहुत सारी विंटरिंग जो एक्वाटिक बर्ड्स वगैरह होते हैं, ठंड के समय में कहीं ना कहीं पक्षियों का आने का ये केंद्र बन जाता है। और इसके अलावा इसको कंजर्वेशन का टाइमलाइन है जो अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। सिर्फ ये आप याद रखिएगा कि इसको इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 से और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 से इसको कवर किया जाता है। तो दोनों ही एक्ट से, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का और इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 का, इन दोनों के तहत प्रोटेक्टेड साइट का दर्जा दिया गया है। ये मैन मेड और मैन मैनेज्ड वेटलैंड भी है और इसको राजस्थान के द्वारा मैनेज किया जाता है। फ्लोरा वगैरह आपको यहाँ जो देखने को मिलेगा वो ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट होगा, ड्राई डेसिडुअस, क्योंकि राजस्थान में लोकेटेड है, जहाँ पे ड्राई ग्रासलैंड्स भी होंगे। ठीक है। साथ साथ में कहीं ना कहीं आपको बर्ड्स वगैरह जो है, सारस क्रेन्स वगैरह, ये सारा मिलता नजर आ जाएगा। क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है इस टॉपिक पे? तो बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन डायरेक्ट न्यूज में है तो ऐसा पूछा जा सकता है, भरतपुर बर्ड सेंचुरी रिसेंटली इन न्यूज। इसका आंसर क्या होगा? तो आपको पता होना चाहिए और अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। इसका आंसर तो हम नहीं दे रहे हैं। आपने वीडियो कितना अच्छे से देखा है, लेट मी नो दिस। ठीक है। चलिए, आई होप जहां कॉन्सेप्ट का था वो हमने बता दिया है, जहां आपने देख करके आंसर करना है वो आप करिए। नेक्स्ट हम आते हैं, अलीबाबा एग्जिट्स इंडिया आफ्टर सेलिंग एंटायर स्टेक ऑफ 3.4% इक्विटी इन पेटीएम। मतलब मिंट का आर्टिकल अगेन आज का ही ये रिपोर्ट भी है कि अलीबाबा जो है, जैक मा उनके फाउंडर बेसिकली, तो अलीबाबा का 3.4% का शेयर था पेटीएम में, जिसको उन्होंने बेच दिया। इवन कुछ टाइम पहले उन्होंने जोमेटो से, ठीक है, और बिग बास्केट से भी अपना इक्विटी बेच दिया था। तो अब पेटीएम पूरी तरीके से भारतीय कंपनी बन चुकी है, तो ये खुशी की बात है। ठीक है। तो अलीबाबा का इसमें जो ओनरशिप था वो जा चुका है अब। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि ये भी न्यूज़ जो है वो कवर करके चलते हैं। नेक्स्ट, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया। अभी आप लोग देख रहे हो कि सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा चल रहा है काऊ हग डे। अब वैलेंटाइंस वीक जो चल रहा है ये 7 से 14 फेब, हम स्टूडेंट्स के लिए नहीं है वैसे, हाँ ये सैक्रिफाइस वीक है हम लोग के लिए। तो अभी एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया ने सजेस्ट करा था कि वैलेंटाइंस वीक को काऊ हग डे मनाते हैं। ठीक है। तो जितने सिंगल हैं वो सारा इस चीज को आप समझ पा रहे होंगे कि उसको दुख कितना होता होगा। तो ये काऊ हग डे का जो प्रपोज करा गया था उसको उन्होंने कैंसिल कर दिया है, विथड्रॉ करने की बात करी है कि अब वो कह रहे हैं ऐसा नहीं है, आप वैलेंटाइंस मनाओ। ठीक है। और सिंगल अगर हो तो फिर आपकी प्रॉब्लम है वो। तो ये काऊ हग डे आपके सामने इमेज, और ये भी हमने इंडियन एक्सप्रेस के ही सोर्स से लिया हुआ है। मिनिस्ट्री आपको नजर आ रहा होगा एनिमल हस्बेंड्री का। तो अभी ये तो क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में कि काऊ हग डे हम मना रहे हैं या नहीं मना रहे हैं। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो होगा एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, चर्चा में रहता है हमेशा ये बॉडी, वहां से क्या क्वेश्चन बन सकता है वो आइए लिए चलते हैं आपको सीधा। तो ये एक स्टैट्यूटरी एडवाइजरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी मतलब कि लॉ के तहत लाया गया है, पार्लियामेंट में इसको पास किया गया है लॉ के तहत और फिर लाया गया है। संविधान में जिक्र नहीं है। एडवाइस करती है, भारत सरकार को एडवाइस करती है। इसके अलावा यूनियन मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि मिनिस्ट्री क्या है, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग, कंफ्यूज मत होइएगा। साथ साथ में कहीं ना कहीं
इसको कहाँ से, ये स्टैट्यूटरी है तो इसका एक्ट है ये, प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल्स एक्ट 1960। हमने बताया ना कि स्टैट्यूटरी है, तो कौन से एक्ट से है, प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल्स एक्ट 1960, एस्टैब्लिश 1962 में किया गया था। और बेसिकली ये जो लेट श्रीमती रुक्मिणी देवी अरुणडेल हैं, इवन भरतनाट्यम डांस जो तमिलनाडु में है, क्लासिकल डांस में आता है, उसकी फाउंडर भी मानी जाती हैं ये। तो ये इस बॉडी को भी लेकर के इन्होंने ही आया है। और इसमें टोटल 28 मेंबर्स आपको नजर आ जाएंगे, जिनका जो टेन्योर है वो 3 साल का है। 28 मेंबर्स, टेन्योर 3 इयर्स का। हेडक्वार्टर्स पहले चेन्नई में हुआ करता था, लेकिन अब हरियाणा के बल्लभगढ़ में है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो हमने कवर करा दिया है। एक्ट इंपॉर्टेंट है, स्टैट्यूटरी एडवाइजरी बॉडी है, मिनिस्ट्री है, और टेन्योर क्या है और हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, तो आपको ये चीज़ भी पता होना चाहिए। और लास्ट टॉपिक आज का हमारा जो एग्जाम के लिए रेलिवेंट बिल्कुल है, वो है लिथियम के डिपॉजिट्स पाए गए हैं जम्मू एंड कश्मीर में। और ये कहीं ना कहीं आपको एक होप दिखाता है कि क्या जो भारत की नीति है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर के, क्या हम उसको सेल्फ रिलायंट मतलब आत्मनिर्भर होकर के भी कर सकते हैं क्या, क्योंकि आपको पता है लिथियम जो है वो किन्हीं कंट्रीज में, अभी हम वीडियो में देखेंगे, बने रहिएगा, इसीलिए कहते हैं वीडियो में बने रहिएगा तो बहुत कुछ सीख करके जाइएगा, ठीक है। और पहले ही चले जाइएगा तो फिर आपकी अपनी मिस्टेक है। अभी यहाँ पे लिथियम की बात कर लेते हैं। लिथियम है क्या, इंडियन एक्सप्रेस का वो आर्टिकल था वो हमने देख लिया। लिथियम बेसिकली एक सॉफ्ट सिल्वरी व्हाइट मेटल है, सॉफ्ट सिल्वरी व्हाइट मेटल है। और इसका स्टैंडर्ड कंडीशन ये है कि ये लाइटेस्ट मेटल है और लाइटेस्ट सॉलिड एलिमेंट है। तो लिथियम लाइटेस्ट मेटल में और लाइटेस्ट सॉलिड एलिमेंट में आता है। साथ साथ में ये हाईली रिएक्टिव है, तो बहुत जल्द रिएक्ट भी कर जाता है। हम स्टूडेंट्स कैसा होता है कि किसी ने कुछ बोल दिया, भाई तुमसे तो नहीं हो पाएगा, हम रिएक्ट कर जाते हैं, अरे नहीं नहीं ऐसे कैसे बोल रहे हैं यार, हम बिल्कुल हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो वैसा नहीं, लिथियम भी वैसा ही है, तो अपने से रिलेट थोड़ा कर सकते हो। एंड फ्लेमेबल, तो एक तो हाईली रिएक्टिव है और दूसरा फ्लेमेबल यानी कि ज्वलनशील है, ठीक है। इसके साथ साथ में इसको मिनरल ऑयल में रखा जाना चाहिए। और ये एक एल्केली मेटल है और रेयर मेटल है, तो एक एल्केली मेटल और एक रेयर मेटल मिनरल ऑयल में रखा जाना चाहिए। और हाईली रिएक्टिव और फ्लेमेबल भी नजर आ जाएगा आपको। इसके कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि इसका हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी है। किसी भी सॉलिड एलिमेंट में आप ध्यान दोगे तो लिथियम का हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नजर आ जाएगा। लिथियम बेसिकली आपको देखोगे तो इवन गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी है ये, ठीक है, बिजली के लिए गुड कंडक्टर है। तो ये हमने कुछ लिथियम के लिए फैक्ट देख लिया था। अभी हमने आपसे बताया था कि लिथियम किन कंट्रीज में ज्यादा है, तो लिथियम ट्रायंगल बेसिकली आपको मिलता है और वो होता है बेसिकली ABC के कॉन्सेप्ट से याद रखिएगा। ए से हमने देखा यहाँ आपको नजर आ जाएगा अर्जेंटीना का मैप, ठीक है, बी से बोलीविया और सी से चिले। इन्हीं को लिथियम ट्रायंगल भी कहते हैं। आप अगर ध्यान दोगे तो ये कंट्रीज एक ट्रायंगल भी बना रहे हैं, तो ये आप ध्यान से देख सकते हो, कहीं ना कहीं आपको नजर आ जाएगा किस तरीके से लिथियम को लेकर के हमने जो डिस्कस करा है। एंटायर कॉन्सेप्ट आई होप आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी रहा है वो हमने यहाँ पे डिटेल में डिस्कस कर लिया है। तो कहीं से भी क्वेश्चन आता है इन टॉपिक से, बिल्कुल क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है कि क्वेश्चन पूछी जा सकती है। तो आप इस पूरे वीडियो को ईमानदारी से देखिए, लगे तो नोट्स बनाइए, और इसके बाद में फिर भी कुछ लगता है कि सुधार किया जा सकता है तो वो भी आपका मतलब फीडबैक हम बिल्कुल एक्सेप्ट करेंगे। बस इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और फर्दर ऐसे वीडियो से ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम तक जुड़े रहिए। धन्यवाद, बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक यू।